एमका की फाइनल डिजाइन में अभी एडीए की तरफ से कुछ बदलाव क्यों किया जा रहा है? गिलगिट बल्टिस्तान को पाकिस्तान की तरफ से प्रोविंशियल स्टेटस देने का क्या मतलब है और इससे भारत को क्या फर्क पड़ने वाला है? यूरोप में चाइना का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर जर्मनी अभी इंडियन ओशन रीजन में चाइना के खिलाफ भारत के साथ क्यों शामिल होना चाहता है? भारत अभी लिमिटेड नंबर में स्प्रूट टैंक क्यों खरीदना चाहता है और इससे लद्दाख में क्या फ़ायदा मिलने वाला है? और अंत में चाइना के पास अभी 50 के आसपास J-20 ऑपरेशन होने की खबर सामने आई है, जो कि भारत और ताइवान दोनों के लिए चिंता का विषय बनने वाला है। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट एमका प्रोजेक्ट को लेके है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी एमका के डेवलपमेंट पर काफी ज्यादा जोर दिया जा रहा है और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी को अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से फुल सपोर्ट किया जा रहा है। इसी दौरान ये खबर सामने आया है कि एडीए की तरफ से अभी एमका की फाइनल डिजाइन को तैयार कर लिया गया है, लेकिन अब तक हमको एमका की जो मॉडल एरो इंडिया शो में देखने को मिल रहा था या फिर डिफेंस एक्सपो में देखने को मिल रहा था, उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। अब जैसे कि एडीए का कहना है कि एमका एक 5.5 जनरेशन का फाइटर होने वाला है। अभी एमका का जो फाइनल मॉडल तैयार किया जाएगा उसको शायद एरो इंडिया शो के दौरान हमको डिस्प्ले किया जाएगा और अभी एडीए की तरफ से इसकी डीएसआई इंटेक्स में कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं। अब डीएसआई इंटेक्स का फायदा ये होता है कि इसकी वजह से इंजन की जो फैंस होते हैं वो सीधे तौर पर बाहर से विजिबल नहीं होते हैं, जिस वजह से प्लेन का फ्रंटल आरसीएस काफी हद तक रिड्यूस हो जाता है। इसके अलावा नए डीएसआई इंटेक्स की वजह से प्लेन का वेट रिड्यूस होने के साथ साथ इसकी परफॉर्मेंस और ज़्यादा बेहतर होने वाली है और ये मेंटेनेंस के लिहाज से हमको काफ़ी ज़्यादा इजी होने वाला है। अब फ्रंट में जो एयर इंटेक्स थे उनको भी थोड़ा आगे की तरफ किया जा रहा है, जो कि F-22 के डिज़ाइन के बदले अभी F-35 के डिज़ाइन जैसा दिख रहा है। और साथ ही एमका की जो टेल सेक्शन होने वाली है ये शायद हॉरिजॉन्टल वे में प्लेस किया जाएगा, लेकिन इसके बारे में कोई क्लियर पिक्चर अभी सामने नहीं आई है। अब रियर साइड से भी इसकी थर्मल सिग्नेचर को रिड्यूस करने के लिए इसकी इंजन पोजीशन को थोड़ा सा चेंज किया गया है। और इसकी एक और खास बात ये होने वाली है कि आपको पता होगा कि एमका के अभी 2 वेरिएंट बनाए जाने वाले हैं, एक मार्क 1 वेरिएंट है और दूसरा मार्क 2 वेरिएंट है। ऐसे में मार्क 2 वेरिएंट्स में जो इंजन्स लगने वाले हैं उसमें थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा, जिस वजह से दोनों इंजन के बीच थोड़े ज्यादा स्पेस की जरूरत पड़ने वाली है, जबकि पहले इनको थोड़े करीब प्लेस किया गया था। अब डीएसआई इंटेक्स को दोबारा मॉडिफाई करने के बाद अब इसकी इंटरनल वेपन बे को भी थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया, जिसमें ये साइज के मामले में थोड़ा बड़ा हो चुका है और इसको शायद अभी अस्त्र मिसाइल को कैरी करने के लिए रिडिजाइन किया जा रहा है। और डीएसआई इंटेक्स को मॉडिफाई करने के बाद और इंटरनल वेपन बे को मॉडिफाई करने के बाद लैंडिंग गियर्स की पोजीशन को भी थोड़ा सा पीछे की तरफ शिफ्ट किया गया है और अभी इसके बारे में बस डिजाइन चेंजेस ही सामने आए हैं, लेकिन एरो इंडिया शो के दौरान इसका स्केल मॉडल हमको देखने को मिलने वाला है। अगला अपडेट गिलगिट बल्टिस्तान को लेके। कल हमने इसके बारे में बात किया था कि पाकिस्तान के पीएम इमरान खान की तरफ से अभी गिलगिट बल्टिस्तान को अपनी 5th प्रोविंस के तौर पर घोषित किया गया था और अब से पाकिस्तान की तरफ से गिलगिट बल्टिस्तान को अपनी फुल फ्लेज प्रोविंस के तौर पर प्रोविजनल स्टेटस दे दिया गया है। वहीं पर आज इसी बात को लेकर भारत की एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री की तरफ से एक स्टेटमेंट को इशू किया गया था, जिसमें पाकिस्तान की इस हरकत को भारत की तरफ से मानने से इनकार किया गया है, क्योंकि गिलगिट बल्टिस्तान के ऊपर पाकिस्तान ने गलत तरीके से कब्जा कर रखा है, जो कि भारत का हिस्सा है। अब ऐसे में ये तो ऑफिशियल स्टेटमेंट था जहाँ पर भारत पाकिस्तान की स्टेटमेंट को रिजेक्ट करता है और पाकिस्तान भारत की स्टेटमेंट को रिजेक्ट करता है। लेकिन अगर एक आम नजरिए से देखा जाए तो पाकिस्तान का गिलगिट बल्टिस्तान को अपना 5th प्रोविंस घोषित करने का असली मीनिंग क्या है? इसका मतलब ये है कि गिलगिट बल्टिस्तान में अभी पाकिस्तान की लॉ को अप्लाई किया जा सकता है और अब से यहाँ पर पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को लागू किया जा सकता है और यहाँ से पाकिस्तान के अपर हाउस में और लोअर हाउस में रिप्रेजेंटेटिव मौजूद होने वाले हैं। अब इस बात को लेकर पाकिस्तान अकेला जिम्मेदार नहीं है, इसके पीछे कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण चाइना है और चाइना पाकिस्तान को ये करने के लिए प्रेशराइज कर रहा है, क्योंकि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इसी रीजन से होता हुआ गया है और अगर पाकिस्तान गिलगिट पर अपना दावा नहीं करता है और ये भारत के हिस्से में चला जाता है तो इससे चाइना को काफी नुकसान होने वाला है और डिस्प्यूटेड रीजन में इन्वेस्टमेंट करके चाइना ने जो गलती किया था उसको अभी छुपाने की कोशिश कर रहा है। साथ ही पाकिस्तान को हमेशा ही भारत को कॉपी करने की आदत है। अब इसे हम एक अच्छी आदत कह सकते हैं, क्योंकि बाप को फॉलो करना या फिर बाप की नकल करना हर बच्चे की आदत होता है। बचपन में जब पापा शेविंग करने के लिए बैठते थे तो मैं भी उनकी नकल करने की कोशिश करता था और वो मुझे रेजर से ब्लेड को निकाल कर दे देते थे, लेकिन एक दिन पापा नहीं थे और मैं ये सब अकेले करने की कोशिश कर रहा था
और असली वाला ब्लेड लगा दिया था। तो हुआ ये कि गाल के साथ साथ थोड़ा कान भी कट गया। उस दिन से ये समझ आ गया था कि भले ही पापा की नकल करना अच्छी बात है, लेकिन ये उनकी मौजूदगी में की जाए या फिर उनकी निगरानी में की जाए तो ही सही है। गैर मौजूदगी में या फिर बिना परमिशन के ऐसी उल्टी सीधी हरकत करोगे तो भुगतना पड़ेगा। अब यही बात हमारे बदमाश बेटे को कब समझ आएगा, ये देखने वाली बात है, क्योंकि पाकिस्तान की इस हरकत के बाद एलओसी में तनाव बढ़ने के साथ साथ गिलगिट बल्टिस्तान के अलग अलग पॉलिटिकल फ्रंट जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, स्टूडेंट लिबरेशन फ्रंट, ये सब अभी गिलगिट बल्टिस्तान में और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में हैवी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत ये कि पाकिस्तान की मीडिया इस बात को बाहर आने नहीं दे रही है। अगला अपडेट क्वाड कंट्रीज को लेके है। अगर आप रेगुलर बेसिस पर हमारी चैनल को फॉलो करते हैं तो ये क्या 2 महीने पहले मैंने आप सभी को बताया था कि हो सकता है कि फ्यूचर में जर्मनी क्वाड में शामिल हो सकता है या फिर इंडियन ओशन रीजन में भारत के साथ बेहतर कोऑपरेशन को बनाने के लिए कोई सेपरेट एग्रीमेंट को साइन कर सकता है। अभी यही बात पूरी तरीके से क्लियर होने लगा है, क्योंकि अभी जर्मनी के डिफेंस मिनिस्टर ने अपने रिसेंट स्टेटमेंट में बताया कि चाइना की इकोनॉमिक एजेंडा और जियोपॉलिटिकल टैक्टिक्स को काउंटर करने के लिए वो अभी इंडियन ओशन रीजन में अपनी डिप्लॉयमेंट करने वाले हैं। साथ ही चाइना के हुआई जैसे बड़े बड़े कंपनी के ऊपर भी अभी रेस्ट्रिक्शन लगाए जाने वाले हैं। अब जर्मनी की स्टेटमेंट के मुताबिक वो 2021 तक अपनी शिप्स को इंडियन ओशन रीजन में डिप्लॉय करने वाले हैं। और अगर जर्मनी की तरफ से दिए गए पहले वाले स्टेटमेंट के ऊपर आप गौर करेंगे तो तब जर्मनी की तरफ से ये कहा गया था कि वो इंडियन नेवी के साथ मिलकर इंडियन ओशन रीजन में पेट्रोलिंग वगैरह करने वाले हैं। और अभी जर्मनी भारत के साथ एक लॉजिस्टिक पैक्ट को भी साइन करने के लिए इंटरनल लेवल में डिस्कशन कर रहा है। अभी तक अगर जर्मनी और चाइना की बात करें तो चाइना जर्मनी का एक मेजर ट्रेडिंग पार्टनर है और जर्मनी और चाइना के बीच सबसे ज्यादा ट्रेड किया जाता है। लेकिन ये पहली बार हुआ है जब जर्मनी सीधे तौर पर चाइना के खिलाफ स्टेटमेंट देने लगा है। अगला अपडेट लाइट टैंक्स को लेके है। ये बात आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि लद्दाख में अभी भारत और चाइना के बीच पहले की तरह फेसअप जैसा सिचुएशन चल रहा है और दोनों ही तरफ से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में हैवी डिप्लॉयमेंट किया गया है। ऐसे में चाइना की तरफ से अपने इन्फेंट्री ट्रूप्स को सपोर्ट करने के लिए अपनी टाइप 15 लाइट टैंक्स को डिप्लॉय किया गया है, जबकि भारत की तरफ से T-90 और T-72 टैंक्स को डिप्लॉय किया गया है। लेकिन इसके बावजूद भी भारत अभी एक लाइट टैंक की तलाश कर रहा है, जिसको स्पेशली टाइप 15 टैंक्स के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। अब स्प्रूट टैंक को भारत बस लिमिटेड नंबर में ही खरीदने वाली है, जिसको एक फ्रंट लाइन टैंक के बदले भारत एक टैंक किलर के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। अब चाइना की टाइप 15 टैंक्स के मुकाबले ये काफी हेविली आर्म्ड है और ये चाइनीज टैंक्स को आराम से आउटगन कर सकता है और स्पेशली ऑटो लोडर के साथ ये 1 मिनट के अंदर 6 से 8 राउंड को फायर कर सकता है। अब भारत के लिए इस वजह से फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि इसमें भी सेम एमुनिशन का इस्तेमाल किया जा सकता है जो कि हमारे T-90 टैंक्स में इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस वजह से हमको एक्स्ट्रा एमुनिशन खरीदने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। अब भारत इसको यहाँ पर T-90 टैंक्स या फिर T-72 टैंक्स के साथ मिलाकर डिप्लॉय कर सकता है। और इससे पहले जब टैंक वर्सेस टैंक्स की लड़ाई हुई थी तब भी टैंक्स के साथ साथ लाइट टैंक्स को मिलाकर टैंक डिस्ट्रॉयर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। ये नॉर्मल टैंक्स के मुकाबले हल्के होने की वजह से इनकी मोबिलिटी काफी अच्छी होती है। बदले में ये सेम मेन बैटल टैंक की तरह फायर पावर को मेंटेन कर सकते हैं। पर यहाँ पर चाइना की टाइप 15 टैंक्स आर्मर के मामले में स्प्रूट टैंक से भले ही बेहतर है, लेकिन इन फायर पावर के मामले में ये काफी पीछे है। और अभी मॉडर्न स्प्रूट टैंक्स में लेजर रेंज फाइंडर के साथ स्टेबलाइजर भी दिया गया है, जो कि गनर या फिर कमांडर को टारगेट को ढूंढने में या फिर निशाना लगाने में काफी मदद करने वाले हैं। और साथ ही हमारे T-90 या फिर T-72 टैंक्स के मुकाबले ज्यादा एंगल में भी फायर कर सकते हैं, जो कि पहाड़ियों के लिए या फिर ऊंचाई में मौजूद टारगेट को निशाना बनाने के लिए काफी अच्छा है। एक और खास बात यह कि एक एम्फीबियस वेसल है, यानी कि अगर सामने नदी पड़ जाती है और उसमें ब्रिज मौजूद नहीं है तब भी आगे बढ़ सकता है और ये पानी में तैरते वक्त भी फायर कर सकता है। बदले में तब तक हमारे रेगुलर टैंक्स के लिए इंजीनियरिंग टीम की तरफ से ब्रिज को बनाया जा सकता है और तब तक ये उनको फायर सपोर्ट दे सकता है। अब ये खासियत हमारे लिए लद्दाख में या फिर हिमालयन रीजन में काफी फायदेमंद होने वाली है। और अगर इसको भारत डायरेक्टली टाइप 15 के सामने भेजने के बदले T-90 के साथ ऑपरेट करता है तो ये चाइनीज टैंक्स के खिलाफ काफी बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। अगला अपडेट चाइना की J-20 को लेके है। आज इवनिंग में चाइनीज मीडिया में J-20 को लेके कुछ वीडियोज को पब्लिश किया गया था और चाइना की सीसीटीवी में दिखाए गए कुछ वीडियोज में 2 J-20 एयरक्राफ्ट फॉर्मेशन के साथ उड़ान भर रहे थे और एक फ्लेयर ड्रॉप कर रहे थे। आमतौर पर फ्लेयर्स को तब रिलीज किया जाता है जब किसी एयरक्राफ्ट के ऊपर हीट सीकिंग मिसाइल को फायर किया जाता है और फ्लेयर की मदद से उन हीट सीकिंग मिसाइल को धोखा दिया जाता है। इसी दौरान सीसीटीवी की तरफ से बताया गया था कि J-20 की तरफ से जो फ्लेयर को ड्रॉप किया जा रहा था वो एक तरीके से एरियल एक्सरसाइज का हिस्सा था। और अभी जैसे हालात चल रहे हैं ऐसे में चाइना को ताइवान या फिर भारत इन दोनों की तरफ से खतरा है, जिससे निपटने के लिए चाइना की तरफ से डॉग फाइट एक्सरसाइज को किया जा रहा था।
अब J-20 को लेके चाइना की तरफ से अभी रेगुलर बेसिस पर एक्सरसाइज किया जा रहा है और पिछली बार जब इनके साथ एक्सरसाइज को किया गया था तो ये ताइवान के एयर स्पेस से बस 20 किलोमीटर की दूरी पे मौजूद थे। अब इसी वजह से डिफेंस जानकारों का ये भी कहना है कि चाइना अभी ताइवान के ऊपर कोई बड़ा स्टेप लेने वाला है और अगर ताइवान के साथ लड़ाई होती है तो चाइना के J-20 एयरक्राफ्ट ताइवान की F-16 फ्लीट के लिए सबसे बड़ा खतरा बनने वाला है और इसकी रेंज की वजह से पूरे साउथ चाइना सी के ऊपर एयर सुपीरियरिटी को मेंटेन कर सकता है, क्योंकि स्टेल्थ और PL-15 मिसाइल की वजह से ताइवान की F-16 फ्लीट के ऊपर ही आराम से VBR एडवांटेजेस ले सकते हैं। लेकिन दूसरे तरफ अभी भी J-20 की कैपेबिलिटीज को लेकर सवाल उठाया जा रहा है, क्योंकि अभी तक इसको पावर करने के लिए चाइना के पास एक सुइटेबल इंजन मौजूद नहीं है और सोवियत तरह इंजन के साथ ये कभी भी एक 5th जनरेशन फाइटर नहीं बन सकता है। ताइवान की तरफ से ये भी क्लेम किया जाता है कि J-20 का जो ओवरऑल रडार क्रॉस सेक्शन है वो 1 मीटर स्क्वायर के आसपास की, जो कि किसी भी क्लीन 4.5 जनरेशन फाइटर से भी काफी ज्यादा है। और इसमें सबसे बड़ा हाथ इसके इंजन का है, क्योंकि अभी भी आफ्टर बर्नर को इस्तेमाल किए बिना सुपरसोनिक स्पीड में नहीं जा सकता है। वहीं पर ताइवान के अलावा ये भारत के लिए भी काफी खतरा बनने वाले हैं और अभी चाइनीज मीडिया में इसको भारत के राफेल के साथ कंपेयर किया जाता है। एक और खबर भी सामने आई है जहां पर यह बताया गया है कि चाइना अभी पिछले कुछ दिनों से J-20 को मैन्युफैक्चर करने की स्पीड को काफी हद तक इंक्रीज कर चुका है और अभी ऐसा बताया जा रहा है कि चाइना के पास अभी कुल मिलाकर 50 के आसपास J-20 मौजूद हैं। और अगर ये बात सच है तो ये भारत के लिए भी काफी चिंताजनक बात बनने वाली है, क्योंकि J-20 को अभी इंडियन एयरफोर्स में से राफेल ही काउंटर कर सकता है, लेकिन हमारे पास अभी 50 J-20 का सामना करने के लिए सफिशिएंट राफेल मौजूद नहीं है। और अगर बड़ी मात्रा में J-20 से चाइना भारत के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है तो इंडियन एयरफोर्स के राफेल यहाँ पर आउट नंबर हो सकते हैं, क्योंकि अभी भी भारत को 36 राफेल मिलने में कम से कम 2 साल का वक्त लगने वाला है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।